देखो बेटा, हमारे पास बेटा सभी सेल्स की ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। अपने कोल एक रो ਦੇ ਵਿੱਚ n सेल्स कनेक्टेड ने ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨੇ m रोज ने। द टोटल नंबर ऑफ सेल्स अपने को कितने हो जाएंगे nm, राइट। अगर हम बोले कि एक रो में 5 बच्चे बैठे हैं, एक रो के अंदर 5 बच्चे बैठे हैं और ऐसे करके 10 रोज हैं हमारी, तो टोटल बच्चे कितने हो गए 50 स्टूडेंट्स। सिमिलरली हमारे पास एक रो के अंदर n सेल्स और ऐसी m रोज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर nm। In each row we have n cells, each of EMF and internal resistance R, and we have m such rows। अब हमने क्या किया, सबसे पहले सॉल्व किया इन दो सेल्स सीरीज में लगे हुए, ये सेल्स जो सीरीज में लगे हुए हैं, इन जो सेल्स सीरीज में लगे हुए हैं इनका इक्विवेलेंट EMF कितना आ जाएगा, एक से कितना बन जाएगा Ng, और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा Nr। यहाँ तक क्लियर। अब ये सभी सेल्स कितने सेल्स बच गए, m सेल्स बच गए, और ये m सेल्स सभी सेल्स पैरेलल के अंदर कनेक्टेड हैं और हर सेल की ईएमएफ कितनी है n। तो रिजल्टिंग सेल की भी ईएमएफ कितनी बनेगी n ही बनेगी, क्योंकि पैरेलल के अंदर। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी nr/m, क्योंकि टोटल सेल्स कितने हैं m सेल्स हैं, तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो r इक्वल टू nr/m। फिर n सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड सेट ऑफ सेल्स, तो nr/m हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो अब हमारे पास ये टोटल जितने सेल्स थे इन सभी सेल्स की बजाय एक सेल बन गया और उन सभी का एक रेजिस्टेंस है टर्मिनल। यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा। नाउ टोटल रेजिस्टेंस, अगर R क्या है यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कैपिटल R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं दैट इज R प्लस nr/m, टोटल रेजिस्टेंस आ रही क्योंकि सीरीज में है, और टोटल करंट किसके इक्वल आएगा दैट इज टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, तो सॉल्व किया एलसीएम लेकर तो हमारे पास नेट रिजल्ट क्या आया दैट इज nme अपॉन स्मॉल m इनटू कैपिटल R प्लस स्मॉल n इनटू स्मॉल r। ये करंट का वैल्यू है। यहां तक किसी को कोई डाउट क्लियर? अब ये हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या है कि अब मेरे को करंट को मैक्सिमाइज करना है। करंट को क्या करना है, मैक्सिमाइज फॉर अ गिवन नंबर ऑफ सेल्स। हमारे पास बोल देते हैं कि 50 सेल हैं, 50 सेल्स को इस तरीके से लगाओ ताकि करंट का वैल्यू रेजिस्टेंस में से क्या जाए मैक्सिमम जाए, करंट का वैल्यू क्या जाए मैक्सिमम जाए। अब देखो हमारे पास I का वैल्यू किसके इक्वल आया दैट इज इक्वल्स टू nm इनटू E अपॉन mr प्लस n इनटू स्मॉल r। देखो अब टोटल नंबर ऑफ सेल्स तो कांस्टेंट ही है, n इनटू m क्या है कांस्टेंट है, कैपिटल E भी क्या है कांस्टेंट है, रेजर का ईएमएफ भी कांस्टेंट है। अब हमने क्या किया, इस चीज को mr प्लस nr को कैसे लिखा एक बार देखना, mr प्लस nr, राइट। अगर मैं यहाँ पर इसका रूट करके स्क्वायर कर दूं और इसका रूट करके स्क्वायर कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ा? इट इज नथिंग बट mr प्लस nr। ये बात सभी को समझ में आती है? प्लस कर दिया टू अंडर रूट ऑफ m r n r माइनस 2 अंडर रूट ऑफ m r n r। अभी भी कोई फर्क पड़ा? अभी भी ये क्या लिखा हुआ है, ये सारी इक्वेशन क्या लिखी हुई है अभी m r प्लस n r लिखी हुई है, सारी ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे और इसका स्क्वायर करके अंडर रूट कैंसिल हो जाता है m r प्लस n r। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे ये सारा कुछ क्या है इट इज नथिंग बट 10 है। अब हमने क्या किया, अंडर रूट ऑफ m r का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ n r का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट m r n r।
तो ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया, दैट इज इक्वल टू a minus b का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ mr माइनस अंडर रूट ऑफ nr इसका होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ mr। तो ये चीज बन गई हमारे पास। तो अब हमने क्या किया, mr प्लस nr को क्या लिख दिया, ये चीज लिख दी डायरेक्टली यहाँ, ये चीज लिख दी यहाँ पे, ठीक है। आपको लग रहा होगा सर आपने यहाँ पे ये चीज कैसे लिखा है, ये कैसे सभी को पता चला, राइट। अब हमारे पास n m r ये सभी कांस्टेंट हैं, पर अगर मेरे को i का जो मैक्सिमम चाहिए, न्यूमिनेटर में मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, डिनोमिनेटर मेरे को क्या चाहिए, मिनिमम। डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना रिजल्ट क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ओके। और यहाँ पर इस नंबर का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, इस नंबर का क्या हो रहा है, स्क्वायर। स्क्वायर में कभी नेगेटिव तो जा नहीं सकता, इसका रिजल्ट कभी नेगेटिव तो आ नहीं सकता, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, बट इसका मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग इज 0, तो मैंने 0 पुट कर दिया, इस पूरी टर्म को किसके इक्वल पुट कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। सॉल्व करके कैपिटल R का वैल्यू किसके इक्वल आया, nr/m। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की इक्वल होगी, तब करंट थ्रू द बैटरी विल बी मैक्सिमम, देन द करंट थ्रू द बैटरी विल बी मैक्सिमम। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको बैटरी में से करंट मैक्सिमम चाहिए, इस बैटरी में से करंट मैक्सिमम चाहिए, आपको सेल्स को इस तरीके से अरेंज करना है ताकि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल आ जाए इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट, तब करंट मैक्सिमम हो जाएगा बैटरी से। नहीं, ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर लिया, एक नोट बनाओ, लिखो, thus in order to get maximum current in circuit, the mixed grouping of cells must be done in such a way that the external resistance is equal to the effective internal resistance of all the cells, is equal to the effective internal resistance of all the cells, ठीक है। एक और नोट बनाओ, नोट, अब ये एक जर्नल नोट है सभी सेल्स के लिए, सीरीज के लिए, पैरेलल के लिए और मिक्स्ड ग्रुपिंग के लिए, राइट। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली थ्योरी के ऊपर बेस्ड। लिखो, जनरली series combination of cells is used when high EMF is required, second लिखो बेटा, parallel combination of cells is used when high current is required in the circuit. When high current is required in the circuit. और थर्ड थिंग लिखो बेटा, एक मिनट छोड़ के लिखो, mixed grouping of cells is used
usefulity of cells is used when high power is required in the circuit. When high power is required in the circuit. When high power is required in the circuit. Clear? Right. अभी तक बेटा हमने एक भूमिका बांधी थी, भूमिका for solving electrical circuits in +2 class, that is cells in series and parallel. Now in the circuit we are given with a large number of cells, right? From next topic, we are going to do a Kirchhoff rules. Kirchhoff rules. वो ध्यान से समझना, ठीक है? समझ में आ गया? करंट इलेक्ट्रिसिटी के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नहीं समझ में आया तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चैप्टर वेस्ट हो जाएगा। राइट डाउन किरचॉफ रूल्स। KIR C double H, KIR C double H O double S S। लो राइट डाउन किरचॉफ, एक हेडिंग छोड़ के लिखो, एक हेडिंग छोड़ के लिखो। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, Kirchhoff's first law. It states that the sum of all the currents entering at any point or junction must be equal to the sum of all the currents leaving that point or junctions, देखो बेटा, लेट्स से हमारे पास एक राउंड अबाउट है, ठीक है, और एक राउंड अबाउट पर लेट्स से 4 रोड्स आके मिल रही हैं। जरूरी नहीं है कि 4 रोड्स हो, देयर कैन बी मोर देन 4 रोड्स, 6 रोड्स, 7 रोड्स, राइट, एट अ राउंड अबाउट, बिग राउंड अबाउट, ठीक है। अब जितनी गाड़ियां राउंड अबाउट की तरफ आ रही हैं, total amount of cars coming towards the roundabout is equal to the total amount of cars which will go away from the roundabout. We are not saying that any car is accumulated at the roundabout, ठीक है, कोई भी कार राउंडाbout, जो भी कार आएगी वो किसी ना किसी रास्ते पर जाएगी, ठीक है ना। सिमिलरली किरचॉफ फर्स्ट रूल भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। लेट्स से हमारे पास एक जंक्शन बन रहा है, लेट्स से देयर आर नंबर ऑफ मेश ऑफ वायर्स, एक सर्किट के अंदर देयर आर नंबर ऑफ वायर्स, ठीक है, एंड माइट बी नंबर ऑफ वायर्स मीट एट अ जंक्शन। लेट्स से इन दिस वायर करंट इज I1, I2, I3, I4 and I5। अब किरचॉफ रूल क्या बोलता है? कहता है करंट एंटरिंग अ जंक्शन इक्वल्स टू करंट लीविंग द जंक्शन। तो कैन यू टेल मी, यहां पर ये जंक्शन है, इस जंक्शन पर करंट कौन सा करंट आ रहा है? एक I1 आ रहा है, I2 आ रहा है
और सॉरी इस I5 को थोड़ा सीधा ऐसे करके बना देते हैं स्पीड ठीक है। तो एक I4 आ रहा है, तो किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या कहता है? दैट इज सर I1 plus I2 plus I4 current entering the junction is equal to current leaving the junction is equal to I3 plus I4 या अगर मैं ऐसे बोल दूं जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उनको पॉजिटिव बोल दूं, करंट टुवर्ड्स द जंक्शन इज पॉजिटिव एंड करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज नेगेटिव, दैट इज -I3 -I5 is equal to 0. That is deviation of current is equal to 0. This is Kirchhoff's first rule at a particular junction. Clear है सभी? For example, हमारे पास अगर I1 की वैल्यू है तो अच्छा एक वायर में एक ही डायरेक्शन में करंट हो, एक पर्टिकुलर टाइम पर एक ही डायरेक्शन में करंट हो। लेट्स से I1 is 2 एम्पीयर, 5 एम्पीयर, 3 एम्पीयर and this is let's say 6 एम्पीयर। Can you get the value of 5? Can we get the value of 5? देखो एंटर कितना कर रहा है? 5 6 7 7 plus 6 13 और लीव कितना कर रहे हैं यहाँ पर? ये 3 लीव कर रहा है, तो यहाँ पर ये कितना लीव कर रहा होगा? I5 is equal to 10 एम्पीयर। यहाँ तक क्लियर? इस चीज को बेटा नोट आउट करो। ये क्वेश्चन करो तेरे 1.3 के तेरे 1.7 देखो भैया अभी यहाँ पर हमारे पास ये 2 एम्पीयर आ रहा है, ये 2 एम्पीयर आ रहा है, यहाँ पर जंक्शन बना, ये जंक्शन बन गया। अब इस जंक्शन पर करंट कैसे जा रहा होगा? एग्जैक्टली गोइंग लाइक दिस। अगर यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ पर कितना एम्पीयर करंट आ जाएगा? 4 एम्पीयर करंट आ जाएगा। आगे जाते हुए यहाँ पर जंक्शन बन गया, हमारे को बोल दिया कि सर यहाँ पर ये 1 एम्पीयर ऐसे करके जा रहा है, पीछे से 4 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना करंट जाएगा? 3 एम्पीयर जाएगा। वेरी गुड। अब फिर से ये जंक्शन बन गया, अब इस जंक्शन पर ये 3 एम्पीयर आ रहा है और यहाँ पर कितना चलेगा? 1.3। तो रिमेनिंग यहाँ पर कितना जाएगा? कितना? 1.7 एम्पीयर। दिस विल बी अवर आंसर।
और किरचॉफ फर्स्ट रूल का एक नोट बना, नोट में देखो, लिख लो। किरचॉफ फर्स्ट लॉ is based on Kirchhoff's first law is based on the law of conservation of charges. Is based on law of conservation of charges. Based on law of conservation of charges. Clear है बेटा सबको? First rule सबको clear है? Write down Kirchhoff's second rule. Your law. Kirchhoff's second law. Kirchhoff's second law. इसमें लिखो बेटा, it states that Kirchhoff's second law states that algebraic sum of all the voltages, algebraic sum of all the voltages, that is potential difference across all the elements, that is potential difference across all the elements and EMFs of all the sources, and EMF of all the sources in any closed electrical circuit, and EMFs of all sources in any closed electrical circuit, in any closed electrical circuit is zero. That is summation of E plus summation of delta V is equals to 0. Summation of delta V is equals to 0. इसमें बेटा एक लाइन छोड़ के लिख लो, Kirchhoff's second law is based on the principle of Kirchhoff's second law is based on law of conservation of energy. Is based on law of conservation of energy. Law of conservation of energy. First law किसको based है? Law of conservation of charge. और second law conservation of energy. याद रहेगा? देखो सेकंड किरचॉफ का सेकंड रूल एक एग्जांपल को समझेंगे, ध्यान से समझना। अगर गलती हो गई तो कभी समझ में नहीं आएगा जिंदगी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली, ठीक है।
लेट्स से बेटा हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि आगे किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में से करंट निकाल, फाइंड आउट द करंट थ्रू 4 ओम, फाइंड आउट द करंट थ्रू 4 ओम। और यहाँ पर अगर मैं इस सर्किट के अंदर लिखूंगा, we cannot find any resistance in series or parallel। यहाँ पर हमारे पास 5 ओम है, ठीक है। दिस इज अबाउट सॉल्विंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका ऐसा कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, अगर कुछ गिवन नहीं है। नंबर ऑफ सेल्स आर ओवर देयर इन सर्किट, और मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन आया था सर फाइंड द करंट इन 4 वोल्ट 4 ओम रेजिस्टेंस। हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सर्किट जिसमें हमारे को नॉर्मल रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में पता हो, प्लस 9 हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, हम स्टेप वाइज चलते हैं, ठीक है। और इसमें स्टेप नंबर 1 क्या है, यू हैव टू मार्क द गिव द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच ब्रांच। Assign current to each wire according to Kirchhoff first law, according to first law, okay। लेट्स से अब मुझे नहीं पता कि हाँ भैया हो सकता है कि इस ब्रांच में करंट ऐसे ना जा रहा हो, इस ब्रांच में करंट इज समथिंग फ्लो लाइक दिस, ठीक है। किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है एक्चुअल के अंदर या नहीं जा रहा मुझे नहीं पता। आप क्या करो, पर्टिकुलर ब्रांच से स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। मैं इससे मान लेता हूं कोई भी डायरेक्शन मान लो, चाहे प्रैक्टिकली ऐसे करंट क्यों ना जा रहा हूं, पर मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं कि लेट्स से करंट I1 जा रहा है इस ब्रांच के अंदर, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या चीज सेट की कि I1 करंट है, कितना करंट है I1, कहां पर, इस ब्रांच के अंदर कितना करंट है I1 है, राइट। यहां पर I1 करंट आया, क्योंकि एक ही ब्रांच है। अच्छा, अब आगे जाकर यहां पर क्या आ गया, ये क्या आ गया, जंक्शन आ गया। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताओ, आप क्या लेट करना चाहते हो कि यहां पर I1 करंट आया, यहां पर I2 करंट चले गया, ठीक है। यहां पर कितना करंट चले गया, I2 करंट चले गया। अच्छा, अगर यहां पर I2 करंट चले गया तो यहां पर कितना करंट जाएगा, I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1, I1 माइनस I1 माइनस I2। क्लियर है बेटा सभी? माइट भी I2 का ये डायरेक्शन ना हो, माइट भी करंट ऐसे जा रहा हो, बट आपकी मर्जी है, जैसे आपको कंफर्टेबल है आप वैसे करंट का डायरेक्शन को लेंगे, बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू Kirchhoff's first law. It should be according to Kirchhoff's first law. According to अच्छा, कोई कह देता है अब जरूरी है कि हर बंदा सेम तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करे। वो माइट भी कह दे कि सर नहीं सर, इस ब्रांच में से I2 करंट इधर को जा रहा है, I2 करंट इस बैटरी से I2 करंट निकल रहा है, और सर यहाँ पर भी कितना करंट आ रहा है, I2 करंट आ रहा है। तो अगर यहाँ पर I1 करंट आ रहा है और यहाँ से I2 करंट आ रहा है, तो ये जंक्शन बन गया, तो यहाँ पर कितना करंट जाएगा, I1 प्लस I2। ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, अभी आप कैसे बताओ कि हम कैसे लें, कैसे लें I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, या I1 आ रहा है, I2 इधर चलेगा और यहाँ पर I1 माइनस I2 गया, माइनस वाला करें, चलो ठीक है। अभी हम ऐसे चल रहे हैं, पहले जैसे हमने सोचा था कि यहाँ से करंट I1 आया, यहाँ पर I2 करंट चले गया,
और यहाँ पर कितना करंट रह गया I1 माइनस। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर 3 ओम में से कितना करंट जाएगा? What current will flow from 3 ohm? I1 minus I2। अच्छा अगर एंटर इतना कर रहा है तो लीव कितना करेगा? अच्छा इस बैटरी में करंट कैसे जाएगा? ऐसे करके जाएगा। कितना करंट जाएगा? I1 minus I2। ये बात सभी को क्लियर होती है? अरे किसी को ये डाउट तो नहीं आ रहा सर देखो I1 minus I2 एंटर कर रहा है और यहाँ पे कुछ कम करंट नहीं है। जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है। बैटरी पर भी कितना करंट जाएगा? I1 माइनस I2। तो यहाँ पर कितना करंट आ रहा है यहाँ की तरफ? I1 माइनस I2 करंट आ रहा है। यहाँ तक सभी क्लियर है? यहाँ पर 6 ओम में से कितना करंट गया? I2। बैटरी पर कितना करंट एंटर कर रहा है? लीव कितना करेगा? यहाँ पर ब्रांच में कितना आएगा? टकराते पर ऐसे बात बढ़ती आ रही है। अरे जय माता की बोलो, बोलो आराम। तो यहाँ पर बेटा I2 करंट आया। अब देखो यहाँ से आ रहा है करंट, यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर कैसे जाएगा? यहाँ पर टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है, ये भी टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है, तो पक्का बात है ये करंट टुवर्ड्स द जंक्शन ही आएगा, इट विल लीव द जंक्शन। और यहाँ पर I1 माइनस I2 आ रहा है और I2 आ रहा है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा व्हाट विल बी द करंट? I1। तो वही करंट आ गया। देखो इस बैटरी में कितना करंट आ रहा है? I1 आ रहा है और यहाँ से लीव कितना कर रहा है? I1। तो हमने करंट का डिवीजन बिल्कुल सही कर दिया। हमने करंट का डिवीजन और डायरेक्शन सही कर दिया। हाँ अब देखो, अब मन में डाउट आया कि सर करंट तो बैटरी से पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, राइट? अब जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास लेट्स से नंबर ऑफ सेल्स है, इसको वी आर हैविंग नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, माइट बी एक सेल का डोमिनेशन ज्यादा हो तो माइट बी वो करंट को इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करवा रहा है, तो इस सेल का क्या हो रहा है? चार्जिंग हो रहा है, और ये सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है, राइट? यहां तक क्लियर? अब देखो मेरे को मेरा एंड रिजल्ट क्या है? व्हाट इज माय एंड रिजल्ट? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज I1 एंड I2। I wanted to find out the value of I1 and I2। पर अगर मेरा I1 और I2 का वैल्यू आ जाता है तो मेरा हर ब्रांच में करंट का वैल्यू आ जाएगा। अगर मेरे को इस ब्रांच में करंट चाहिए दैट इज I1, इस ब्रांच में करंट चाहिए दैट इज I2, पर अगर इस ब्रांच में करंट चाहिए दैट विल बी I1 माइनस I2। तो यहाँ पर मेरे पास कितने वेरिएबल्स हैं? 2। हाउ मेनी वेरिएबल्स आई हैव? 2। To solve 2 variables, how much equation I should get? 2 equations। अब 2 इक्वेशंस बनाने के लिए हम बेटा क्लोज लूप लेंगे। क्या लेंगे? क्लोज लूप। अब वो क्लोज लूप कैसे लेंगे? ध्यान से देखो। You will take closed loop जैसे मैं यहां से चलता हूं, B से चलता हूं, B से चल के वापस मेरे को B पर ही आना है, चाहे मैं ये वाला लूप मान लूं चाहे ये बड़े वाला लूप ले लूं, जो मेरी मर्जी वैसे है। देखो पर एक बात की श्योरिटी है, क्लोज लूप। अगर आप सेकंड लॉ को पढ़ोगे क्लोज लूप, देखो मैं बहुत आराम से करवा रहा हूँ, धीरे धीरे करवा रहा हूँ, रीजन मीन आपको समझ में आ जाए, ठीक है? समझ बच्चों की तरफ मत ध्यान देकर जाना। क्लोज लूप लिया बेटा हमने लेटर्स B C F A देंगे, तो जहां से स्टार्ट हुए वहीं पर हमने क्लोज लूप। क्लियर? सेकंड रूल को कैसे लगाना है? किरचॉफ सेकंड रूल को कैसे लगाना है? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड रूल। अच्छा, जब मैं B to C, अब देखो मैं इस लूप को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास 2 सेंस है। इस लूप को कंप्लीट करने के लिए 2 सेंस है, आइदर आई कैन गो लाइक B C F A B और B A F C B।
ठीक है, अभी मैं कैसे जा रहा हूँ, B2C ऐसे करके जा रहा हूँ। क्लियर है सभी? अब जब मैं B2C जा रहा हूँ, आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड आई एम क्रॉसिंग द रेजिस्टेंस 4 ओम। अच्छा, 4 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 4 ओम? 4 ओम के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? नो, इट इज नॉट 5, इट इज नॉट 5, 4i1, इट इज 4i1। 5 वोल्ट तब होगा कि अगर ये पॉजिटिव इसके साथ कनेक्टेड होता है, ये दूसरा इसका इसके साथ कनेक्टेड होगा, कि इसके साथ कनेक्टेड है नहीं। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इसमें से करंट कितना जा रहा है? i1, और इसका रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। तो यहां पर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस